हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और बच्चों, इसमें आपने लेक्चर नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने पिछले वीडियो में कहा था कि अब गॉस के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, गॉस के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी टॉपिक जानने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसमें प्रयोग होंगे। तो आइए हम लोग आज देखेंगे आवेश घनत्व, यानी आवेश घनत्व ये क्या होता है बच्चों, और इसका अनुप्रयोग में किस प्रकार से यूज होगा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो बच्चों देखिए, आवेश घनत्व जो है, आवेश घनत्व यानी घनत्व बराबर अगर हम देखें तो बच्चों क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यानी अगर एकांक आयतन में जो द्रव्यमान वितरित होता है उसको हम लोग कहते हैं घनत्व। तो बच्चों, जिस प्रकार से द्रव्यमान वितरित होता है किसी आयतन में, यानी फैला होता है, उसी प्रकार आवेश का भी वितरण होता है। यानी आवेश भी जो है किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन पर या किसी लंबाई पर जो है वो फैले होते हैं। तो उसके आधार पर जो आवेश घनत्व है वो आपके 3 प्रकार के होंगे बच्चों। कौन कौन से होंगे आवेश घनत्व? 3 प्रकार के हम लोग बात कर लेते हैं, इसी को हमको समझना है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो है आवेश घनत्व 3 प्रकार का होगा बच्चों। पहला जो होगा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों, दूसरा जो होगा वो होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। और बच्चों, जो तीसरा होगा आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो बच्चों, ये जो है आपके 3 प्रकार के आवेश घनत्व हो गए। अब समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो है आपका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं, मगर हम लोग उसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर कोई छड़ है, कोई तार है इस तरीके से बच्चों, यानी एक तार है ये, और इस पर कोई आवेश इस तरीके से एक समान रूप से फैला हुआ है, इस तरीके से एक समान रूप से फैला हुआ है। तो ये कोई तार है, एक पतला सा तार है बच्चों। तो हम लोग कहेंगे कि इसके एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होगा उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। और बच्चों, इसको हम लोग सिग्मा लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। यानी हम कह सकते हैं किसी लंबाई, यानी अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं किसी एल लंबाई के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यानी अगर कोई एल लंबाई की छड़ है और उस पर क्यू आवेश उपस्थित है बच्चों, ठीक है, क्यू आवेश उपस्थित है, तो उसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी जो है आवेश बटे लंबाई। तो अगर हमारा आवेश Q है
और L लंबाई पर है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश है, तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी लैम्डा से। इतनी सी बात बच्चों। दूसरा बच्चों आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर मान लेते हैं बच्चों कोई इस तरीके से आपका पृष्ठ है, एक सरफेस है, और इस पर जो Q आवेश है बच्चों, यानी जो Q आवेश है वो इस तरीके से एक समान रूप से फैला है, इस तरीके से एक समान रूप से फैला है, तो हम कह सकते हैं कि एकांक इसका एक क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं बच्चों इसका क्षेत्रफल A होगा, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो हम इसकी भी बात लिख सकते हैं बच्चों, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व। बच्चों इसमें लिख सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। हाँ बच्चों, इसका मात्रक अगर देखना चाहें तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, इसका ये मात्रक हो जाएगा पहले का। तो बच्चों इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बच्चों जो आता है हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई हमारा भी आयतन, यानी ये एक तरीके से घन कह रहे हैं, ये हमारा इस तरीके से है, और बच्चों इसका एक आयतन होगा, ठीक है इसका। हाँ बच्चों इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला तो लिखे ही नहीं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, मतलब इसको किस तरीके से, ये तो परिभाषा हो गया। तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर पृष्ठ पर कुल आवेश। तो बच्चों ये आवेश मान लेते हैं Q है, और जो है क्या लिखेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र नहीं लिखा था हमने, तो बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा A। इसका क्षेत्रफल क्या है A। बच्चों इसका मात्रक अगर देखें तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब पूरा हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा जो है आयतन आवेश घनत्व। हाँ तो बच्चों इसकी जो बात कर रहे हैं कि इसका एक आयतन होगा, मान लेते हैं इसका आयतन भी है, ठीक है बच्चों, और इसमें जो ये Q आवेश है ये पूरे आयतन में फैला हुआ है, तो बच्चों यानी इसके एकांक आयतन मैंने आपको बता रखा है कि एकांक जब भी लिखेंगे तो एकांक का मतलब हो जाएगा ये 1/v। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, पदार्थ के जो आवेश है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो इसको भी लिख सकते हैं कि यदि, अब इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर सकता हूं, यदि Q आवेश पदार्थ के भी आयतन में वितरित है तो पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को पदार्थ का
आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों ये हो जाता है इसका। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसका ये लिख लें, रो बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का आवेश बटे आयतन, पदार्थ का आयतन। तो आवेश है बच्चों क्या, Q, और ये है पदार्थ का आयतन V। तो बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम देखिए दिखाई दे रहा हो, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो बच्चों ये हो गया आपका, ये रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यानी 3 प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त कर रहे हैं। यानी अगर लंबाई पर आवेश है तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, अगर कोई पृष्ठ है तो उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे, अगर कोई पदार्थ है भी आयतन में उपस्थित है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो बच्चों इसकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अब हम लोग अनुप्रयोग पढ़ सकते हैं बच्चों, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। यानी बच्चों इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका कोई अनंत लंबाई का एक तार है, जिसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके का कोई तार है अनंत लंबाई का, ये इस तरीके से अनंत लंबाई का एक तार है बच्चों, जो कि एक समान आवेशित है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। ये इस तरीके से देख रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित है। अब बच्चों ये जो तार हो गया, तो इसमें कह रहा है कि एक समान आवेशित तार के निकट, मान लेते हैं बच्चों कि यहां पर इसके निकट ये कोई बिंदु P ले लेते हैं, r मीटर की दूरी पर, ये बिंदु हमने P ले लिया बच्चों। तो ये बिंदु P है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, मतलब E निकालना है। तो बच्चों अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं, और गॉसियन पृष्ठ हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, हमारे जो स्रोत है उसके अनुसार। तो बच्चों ये एक छड़ है, यानी एक तार है, तो हमें जो गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा, तो गॉसियन पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो उन बिंदुओं से गुजरना चाहिए जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बच्चों यहाँ P से होते हुए गुजरना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से बनाएं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ऐसे ये से गुजरना चाहिए, इतनी दूरी पर यहां से भी ऐसे ले लें। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये एक बेलनाकार हमने बना दिया, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से। देख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर बच्चों जब ये बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ निर्माण कर लिया, तो बच्चों अब ये जो तार है ये आवेशित है, तो जो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो किस प्रकार से होगी बच्चों, कुछ इस प्रकार से होगी। ये इधर की ओर है ना, इधर की ओर, इधर की ओर, ऐसे इधर की साइड भी और निकलेंगी बच्चों, ये इधर की साइड भी निकलेंगी, ऐसे इधर भी होगा, इधर भी पास हो रहा होगा।
तो ये हमारा क्या है ई, ये हमारा क्या है ई, यानी वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी दिशा हमारी ये हो गई बच्चों। और बच्चों यहाँ पर देखें तो आपको 3 पृष्ठ आपको दिखाई देंगे। एक पृष्ठ आपको ये दिखाई देगा, एक दूसरा पृष्ठ आपको ये दिखाई देगा, दूसरा, और बच्चों तीसरा ये दिखाई देगा आपको, तीसरा ये। अब बच्चों जैसे कि ये आपके पास है, देख रहे हैं, तो इसमें ये एक देखिए बेलन हो गया, बेलन के आकार का एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो इसका एक पृष्ठ तो ये है 1, दूसरा पृष्ठ ये है, और तीसरा पृष्ठ बच्चों ये पूरा है, ये जो बेलनाकार है इस तरीके से वक्र जो है, तो ये वक्राकार जो पृष्ठ है ये तीसरा, यहाँ से पूरा हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं इसको। तो बच्चों इसमें 3 पृष्ठ है, ठीक है। अब तो बच्चों यहाँ से ये जो हमने लिया है, तो इसकी जो लंबाई है, यानी इसकी लंबाई है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, L। ये जो ये L लंबाई का हमने लिया है, और जो है इस पर आवेश कौन सा है बच्चों, Q। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना तार पर आवेश Q, तार की लंबाई बराबर L, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तार तो आपका अनंत है, ये इस तरीके से अनंत है, ये मतलब जो गॉसियन पृष्ठ हमने निर्माण किया है वो उसकी लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी जहां तक हम लोग गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तो ये हमने ले लिया L। अब बच्चों यहाँ पर जो है इस तार का रेखीय आवेश घनत्व, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, तार का रेखीय आवेश घनत्व, तो बच्चों इसको किसे लिखते हैं, लैम्डा से, और ये क्या हो जाएगा, Q/L, L लंबाई का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मात्रक भी लिख ही देते हैं, कूलाम पर मीटर, ये हो गया बच्चों, सीधी सी बात। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3 पृष्ठ हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा पृष्ठ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि इस पूरे पृष्ठ पर, यानी ये पहला वाला पृष्ठ ये ऐसे है, तो इस पे हम लोग एक सूक्ष्म यानी एक लघु पृष्ठ लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ये ले रहे हैं, ये जिसका क्षेत्रफल बच्चों क्या है, यानी इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग dA1 से दे रहे हैं। बच्चों यहाँ पर भी हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग dA2, ये 1 है, ये 2 है। और बच्चों यहाँ पर ये यानी इस पृष्ठ पर, यानी यहाँ पर भी हम लोग एक ले रहे हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जो कि ये है, तो यहाँ पर एक हम लोग इस पे भी ले रहे हैं, तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा ये dA3 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए वैद्युत जो क्षेत्र की दिशा है वो इस तरीके से है, ठीक है, और इसके जो ये क्षेत्रफल है बच्चों, तो मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश बताया था, तो इसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा dA वेक्टर dA, ये इसकी दिशा हो जाएगी बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा ये, ठीक है बच्चों यहाँ पर। और बच्चों इसी तरीके से इसकी दिशा देखिए क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, तो ये वेक्टर dA2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल को बता रहा है, ये क्षेत्रफल की दिशा को बता रहा है। ये क्या है आपकी वेक्टर E, इसकी दिशा है। तो इनके बीच में बच्चों कौन सा कोण बना, 90 डिग्री का बना। और बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखें तो इसके क्षेत्रफल की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है बच्चों वो तो ये हो गई, यानी इस तरीके से वेक्टर E। और इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी दिशा भी जो आपकी हो जाएगी वेक्टर dA3, यानी ये हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ये दर्शाने के लिए dA3। तो बच्चों इसके बीच में कोण कितना बनेगा, तो ये जो थीटा बराबर है ये 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या काम करें कि हम जो है इन तीनों जो हमने लघु पृष्ठ लिए हैं इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल करके संपूर्ण फ्लक्स निकाल लें और जोड़ दें तीनों को, तो हमें मिलेगा ये।
तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पृष्ठ 1, यहाँ पे अब लिखते हैं पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक लघु पृष्ठ लिया है, पृष्ठ 1 से पृष्ठ 1 के यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सही लिखें तो ये ऐसे हो सकता है, पृष्ठ 1 के DA1 क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ऐसे। तो बच्चों ये भी होगा D∅1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे पृष्ठ से ना लेकर के हम इससे निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA1, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे इस पूरे पृष्ठ का निकालें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ∅1, यानी ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा D∅1 बराबर, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों E और जो है आपका वेक्टर E और वेक्टर DA1। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ∅1, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ∅1 पूरे का, ठीक है, बराबर। और बच्चों ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। यानी अब बच्चों यहाँ पर जो थीटा है, देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हटा देंगे तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, DA और E के बीच में कोण है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा वेक्टर E तथा वेक्टर DA के बीच कोण है, ठीक, ये हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो थीटा है, तो थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ∅1 क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब बच्चों इसी तरीके से पृष्ठ 2 से निकाल लेते हैं, यही काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पृष्ठ 2 के DA2 क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सेम इसी तरीके से करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा D∅2, ये D∅2 बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA2, यानी ये दूसरा ले रहे हैं। तो बच्चों अब जो है कि इसका इंटीग्रेशन का अगर कर दें तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ ∅2 बराबर, और ये हो जाएगा E DA2 cos थीटा। तो बच्चों अब यहाँ पर भी थीटा क्या है, यहाँ पर भी ये सीधे सीधे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0। क्यों, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री बराबर 0, ठीक, ये हो गया ∅2। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ कर देता हूँ, चलिए जरूरत पड़ेगी जगह की, थोड़ा सा यहाँ पे हमको किनारे बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि अब आ गया पृष्ठ 3, तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ 3 के DA3 क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D∅3 बराबर वेक्टर E और वेक्टर DA3। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये ∅3 हो जाएगा, और बच्चों ये इंटीग्रेशन E और DA cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए थीटा क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा ∅3 बराबर, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, यानी
ये हो जाएगा ई और डी ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे थीटा 90 था परंतु यहाँ पे 0 डिग्री है। तो बच्चों ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो इसको बाहर कर लेंगे, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा डी ए। तो ये यहाँ पर डी ए ये 3 कर लेंगे, 3 कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल होगा इसका पृष्ठ का, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वक्राकार पृष्ठ है यानी बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, एल लंबाई का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाई 3 बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों फाई 3 बराबर ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि गॉस की प्रमेय लगाते हैं, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय बच्चों हमने पढ़ा है यहाँ पर फाई बराबर 1 मिनट बच्चों, गॉस की प्रमेय लगाने से पहले, गॉस की प्रमेय लगाने से पहले लगेगा तो है ये, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यानी लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों फाई निकालेंगे टोटल। तो फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे फाई 1 प्लस फाई 2 फाई 3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका फाई बराबर ये 0 प्लस 0 और ये वाली वैल्यू क्या रख देंगे ई गुणा 2 पाई आर एल। तो यानी ये आ जाएगा आपका फाई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। ठीक है, अब बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया। अब इसको बच्चों समीकरण नंबर 4 देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, चलिए अच्छा हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है बच्चों, फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसको समीकरण नंबर 5 कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या है बच्चों, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर E गुणा 2 पाई आर एल बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों E का मान यानी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, मतलब इसको नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा E बराबर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर एल नीचे हो जाएगा और Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, जगह नहीं है, चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हम देखेंगे जो हमने लिखा है ये लैम्डा बराबर Q अपान एल। तो बच्चों Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो इसको एक समीकरण देते, या तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा एल। तो बच्चों यहाँ पर Q का मान ये रख देंगे, तो ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर 1 अपान 2 पाई आर एल इंटू, और ये हो जाएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों L से L कट जाएगा, ठीक है, L से L कट जाएगा। तो थोड़ा इसको सही लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे आर। तो बच्चों यही है आपका पहला प्रयोग, यानी E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। तो बच्चों यही वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र है जो हमें P बिंदु पर निकालना था, क्या हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, ये लैम्डा है इस तरीके से बच्चों। तो ये पहला अनुप्रयोग बच्चों कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक पूरा आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, ठीक।
तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने आज पहला अनुप्रयोग पढ़ा है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, यानी जो है कि अनंत लंबाई का ये तार है, ठीक है। तो हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L है और इस पर जो आवेश है वो है Q, और इसके P बिंदु पर निकट जो है वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया, जो कि आया है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट अगले अनुप्रयोग पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।